मैं डॉक्टर शिखा आज आपके सामने चर्चा करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाओं पर, जो हमारे विषय का ब्लॉक 2 है और खंड 2 की इकाई 3 यानी स्वतंत्रता और इकाई 4 समानता पर आज हम चर्चा करेंगे। हम स्वतंत्रता विषयक विभिन्न पहलुओं पर नज़र डालेंगे। इसका अर्थ, औचित्य और सीमाएँ समझने का प्रयास करेंगे और विभिन्न राजनीतिक विचारकों के इन पर क्या विचार हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता को हमने राजनीतिक अवधारणा के रूप में किस प्रकार परिभाषित किया है। तो सामान्यतः स्वतंत्रता को हम नियंत्रण के अभाव, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का अवरुद्ध या किसी प्रकार का नियंत्रण न होना। सामान्य तौर पर हम स्वतंत्रता को राज्य या कानूनों के विरोध में या उसके विपरीत परिभाषित करते हैं कि राज्य हमारे निजी जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण न रखे या हमारे अपने परिजनों या अपने अभिभावकों या अपने साथ जो व्यक्ति हैं उनका हम पर कोई नियंत्रण ना हो। तो स्वतंत्रता को जब हम नियंत्रण के अभाव में परिभाषित करते हैं, विद्यार्थियों, ये वो परिभाषा है जो हमें उदारवाद से मिली है। यानी कि आधुनिक यूरोप के संदर्भ में जन्मी ये नियंत्रण अभाव की परिभाषा स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित करती है। ये परिभाषा ये मानती है कि व्यक्ति अपने आप में सक्षम है, व्यक्ति विवेकवान है और सामर्थ्यवान है अपने अच्छे या बुरे के विषय में निर्णय लेने हेतु। तो क्योंकि क्षमताओं के विकास हेतु सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक नियंत्रण से मुक्ति व्यक्तित्व के निखार के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति की स्वायत्तता का सिद्धांत यूरोप में उभरा। यहाँ पे मैं फिर से कुछ शुरुआती उदारवादी चिंतकों के विषय में बात करना चाहूँगी। पिछली कक्षा में हमने हॉब्स, लॉक और रूसो की बात की थी और सामाजिक संविदा की एक अवधारणा हमें हॉब्स और लॉक के सिद्धांत में पढ़ने को मिलती है। जब मैं सामाजिक संविदा की बात करती हूँ, तो इन दोनों ही विचारकों ने ये भी माना है कि हालाँकि स्वतंत्रता नियंत्रण का अभाव है या नियंत्रणों के अभाव को हम स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनैतिक समुदाय में किसी प्रकार का कानूनी नियंत्रण नहीं होगा। अपितु व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पर नियंत्रणों की एक सर्वमान्य श्रृंखला से बाधित होगा। यानी कि अगर मैं हॉब्स की बात करूँ और जब हॉब्स लिवियाथन की परिकल्पना करते हैं, लिवियाथन सुप्रा स्टेट यानी कि जब प्रत्येक व्यक्ति ने ये निर्णय लिया कि हम एक समुदाय में बंधेंगे, हमें समूह में रहना है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन रक्षण के लिए। तो इस प्रत्येक व्यक्ति ने अपने कुछ अधिकार सर्वसम्मति से इस लिवियाथन को सौंपे और अब इस लिवियाथन के प्रति उनकी एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनैतिक ज़िम्मेदारी है। तो ये जो श्रृंखला, ये जो कानूनों की श्रृंखला या जो सर्वमान्य नियंत्रणों की श्रृंखला है, ये कहीं न कहीं स्वतंत्रता को परिभाषित करने में सहायक रही है। तो हम किसी भी राजनैतिक समुदायों में या किसी भी राजनैतिक समुदाय में उदारवाद के क्षेत्र में भी या उदारवाद के संदर्भ में भी अ, पूरे तरह से या संपूर्ण रूप से इसे नियंत्रण का अभाव नहीं कहेंगे। हाँ, यहाँ पर एक छोटी-सी बात जो बहुत मायने रखती है वो ये कि ये जो बाध्यता है, जो कानूनी बाध्यता है, वो सर्वसम्मति से तय की गई है या सर्वमान्य है, सभी को मान्य है, जितने भी सदस्य इस सामाजिक समुदाय के मेंबर हैं या सामाजिक समुदाय से जुड़े हैं। तो आप किसी भी सामाजिक समुदाय की बात करें, सभी सामाजिक समुदाय एक कानून की श्रृंखला या संरचना, राजनैतिक संरचनाओं से बंधे हैं, जो हमारी स्वतंत्रता को परिभाषित करती है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी स्वतंत्रता बाकी लोगों की स्वतंत्रता में बाधक ना बने या बाकी लोगों की स्वतंत्रता के लिए अवरुद्ध या अवरोध ना पैदा करे। तो ये तो थी स्वतंत्रता की परिभाषा। जब मैं हॉब्स, लॉक, रूसो से आगे बढ़ती हूँ तो जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, जितने भी आधुनिक लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी के लिए स्वतंत्रता एक बहुत मूल
या महत्वपूर्ण राजनैतिक अवधारणा है। उदाहरण के लिए अगर हम अपने ही मौलिक अधिकारों की बात करें, तो हमने अपने मौलिक अधिकारों को राज्य के विरुद्ध लोगों के अधिकारों के रूप में परिभाषित किया है। जैसे कि अगर आप अपना कोई भी मौलिक अधिकार जो आपके संविधान में दिया गया है, उसको पढ़ेंगे तो वो कहता है कि स्टेट शैल नॉट, राज्य नहीं करेगा क्या? राज्य नहीं करेगा भेदभाव, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रीजन जगह के आधार पर। तो राज्य के विरुद्ध लोगों ने अधिकार माँगे हैं अपने लिए। तो ये स्वतंत्रताओं को हमने इस प्रकार परिभाषित किया है। तो स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, ये सभी वो मूलभूत राजनैतिक चिंतन की अवधारणाएँ हैं, जो हमारे राजनैतिक जीवन को परिभाषित करती हैं और किसी भी सामाजिक राजनैतिक श्रृंखला के लिए या सामाजिक राजनैतिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण पिलर्स हैं या महत्वपूर्ण मूल्य अवधारणाएँ हैं, जिसके आस-पास हम कानूनों और सामाजिक संरचना का ताना-बाना बुनते हैं। इसमें आगे बढ़ते हुए अगर मैं फिर उदारवादी अवधारणा की या सिद्धांत की बात करूँ, लिबरल थॉट की बात करूँ, जहाँ से हमने हॉब्स, लॉक और रूसो को शुरू किया था। इन सभी का मानना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से मिली है। जब व्यक्ति का जन्म हुआ, तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, अगर आप लॉक को याद करें, वो इन 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। और जब इन नेचुरल राइट्स की बात आती है, तो उसमें जीवन के बाद स्वतंत्रता वो पहला अधिकार है, जो सभी उदारवादी विचारकों का मानना है कि हमारे व्यक्तित्व को या हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और सहायक भी है। और इसका एक जो मूल अवधारणा है वो ये कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अच्छा और बुरा भली-भाँति जानता है। प्रत्येक व्यक्ति तार्किक है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विवेकी है, विवेकवान है। रैशनल इंडिविजुअल का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो हमें उदारवाद में देखने को मिलती है। अ, तो अगर हम इन सभी बातों को सुनें, तो एक बात तो तय है कि वो हम पारंपरिक उदारवादी अवधारणा की बात करें, हम पारंपरिक यूरोप की बात करें या हम आधुनिक लोकतांत्रिक देशों की बात करें। किसी भी समाज में या किसी भी राजनैतिक संरचना में स्वतंत्रता असीमित नहीं है। स्वतंत्रता पर कुछ अंकुश हैं जो हमने कानून के माध्यम से या राज्य के माध्यम से या संविधानों के माध्यम से सर्वसम्मति से सभी के ऊपर लगाए हैं या सभी सम्मानित जनों पर लगाए हैं, सर्वसम्मति, और ये सभी सर्वमान्य हैं। अ, तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं, मैं फिर से दोहरा रही हूँ। पहला तो ये कि सभी सामाजिक समुदायों में स्वतंत्रता एक मूल अवधारणा है, जिसके आसपास समूची राजनैतिक और आर्थिक संरचना का ताना-बाना बुना गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, ये सभी राजनैतिक समुदायों ने माना है। यानी अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्रत्येक सामाजिक समुदाय के पास इन अंकुशों की एक श्रृंखला है और वो श्रृंखला कितनी है और उसकी सीमाएँ क्या हैं, ये अलग-अलग सामुदायिक समाज ने या अलग-अलग राजनैतिक समुदाय ने समय-समय पर अपने लिए तय की हैं। अब अगर मैं हॉब्स के बाद लॉक की बात करूँ या मैं अगर हॉब्स की ही बात करूँ, तो हॉब्स ने तो इसे सिर्फ़ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स के रूप में नहीं देखा, उन्होंने कहा कि ये कानूनों की खामोशी के बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत फ़ेमस फ्रेज़ है जो हॉब्स यूज़ करते हैं कि ये कानूनों की खामोशी है। कानूनों की खामोशी का अर्थ है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इस सामाजिक अनुबंध में जहाँ हम सबने तय किया कि हमारे ये लक्ष्य हैं, जहाँ पे जीवन रक्षण सर्वोपरि है और उसके आस-पास ये बाकी अधिकार हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। ये सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अब तय करती है कि हमारी स्वतंत्रताओं की सीमा क्या होगी। तो हमारी स्वतंत्रताओं की सीमा उतनी ही होगी कि वो किसी और की स्वतंत्रता या किसी और सदस्य की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न करे। इसके बाद जब मैं जॉन लॉक को पढ़ती हूँ, तो जॉन लॉक यहाँ से थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और जॉन लॉक का मानना है कि स्वतंत्रता हेतु किसी वचनबद्धता का अर्थ यह नहीं कि हम कानून को ही समाप्त कर दें। यानी कि अगर मैं इसके 2 स्वरूपों को पढ़ूँ, यानी कि हॉब्स और लॉक दोनों कहीं न कहीं एक मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, न्यूनतम राज्य की बात करते हैं और राज्य का जन्म स्वतंत्रता के पूरक के रूप में हुआ है। और ये राजनैतिक समुदाय इसलिए जन्म लेता है ताकि
प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इंटैक्ट रखा जा सके। पर यहाँ पर दोनों के विचार थोड़े-से भिन्न हैं। जहाँ हॉब्स का मानना है कि कानूनों की जो भूमिका है वो बहुत सीमित है। लॉक का मानना है कि कानूनों की उपयोगिता स्वतंत्रता के परिदृश्य में कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। वहीं एक तीसरा विचार है मिल्टन फ्रीडमैन का। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, स्वतंत्रता सिर्फ मेरे शरीर या मेरे जीवन तक सीमित नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है विकल्पों की स्वतंत्रता। यानी कि जब मैं एक मार्केट इकोनॉमी की बात करती हूँ, जब मैं एक बाज़ारी व्यवस्था की बात करती हूँ, तो वहाँ पर वो व्यक्ति स्वतंत्र माना जाएगा जिसके पास बहुत सारे विकल्प हों। यदि मेरे पास कोई विकल्प ना हो मज़दूरी करने के अलावा, तो क्या मैं सही मायनों में स्वतंत्र मानी जाऊँगी? या अगर मेरे पास कोई विकल्प ना हो शादी करने के अलावा, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मेरा जन्म ऐसे समाज में हुआ है, या अगर बाज़ार में मेरे पास क्योंकि सिर्फ़ ₹10 हैं, तो मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं कि मैं बन-मक्खन खाऊँ और मैं रोटी ना अफ़ोर्ड कर पाऊँ। तो इसका अर्थ ये है कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। तो मिल्टन फ्रीडमैन का कहना है कि स्वतंत्रता एक्चुअली या स्वतंत्रता मूल रूप से कितने विकल्प मेरे पास या कितने अवसर मेरे पास उपलब्ध हैं, इसकी ओर इंगित करता है। तो जितने ज़्यादा विकल्प मेरे पास हैं एज़ एन इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर, मैं उतनी ही स्वतंत्र मानी जाऊँगी। क्योंकि मेरा विवेक, मेरी रैशनैलिटी और मैं अपने व्यक्तित्व का जो परम लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करती हूँ, ये इन विकल्पों पर आधारित है। तो अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से स्वतंत्रता की 2 अवधारणाएँ उत्पन्न होती हैं। एक जो नकारात्मक है और एक सकारात्मक। जब मैं नकारात्मक अवधारणा की बात करती हूँ, तो मैं फिर से अपने पहले एग्ज़ाम्पल पर जाती हूँ, जहाँ पर हम भारतीय संविधान के संदर्भ में अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, जहाँ न्यूनतम अधिकारों की एक परिभाषा दी गई है और ये न्यूनतम अधिकार सभी को समान रूप से उपलब्ध हैं। यानी कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इवन भारत में घूमने या भ्रमण करने आने वाले फ़ॉरेनर्स, विदेशी भी इन स्वतंत्रताओं का लाभ ले सकेंगे। हाँ, यहाँ पर कुछ स्वतंत्रताएँ ऐसी हैं जो सिर्फ़ नागरिकों को उपलब्ध हैं और कुछ स्वतंत्रताएँ ऐसी हैं जो जिनका लेना-देना आपके नागरिकता से नहीं है। जैसे कि जीवन की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता वोट देने का अधिकार जो सिर्फ़ नागरिकों को उपलब्ध है और जो विदेशियों को उपलब्ध नहीं होगा। इसका सीधा-सीधा लेना-देना हमारी नागरिकता से है। तो यानी कि कुछ मिनिमल राइट्स का जो कंसेप्शन है, न्यूनतम अधिकारों का जो कंसेप्शन है, न्यूनतम अधिकार जो न्यूनतम स्वतंत्रताओं से जुड़े हुए हैं। एक ये नेगेटिव कंसेप्शन है, जहाँ पे हम न्यूनतम राज्य को परिभाषित कर रहे हैं इसी संदर्भ में। न्यूनतम राज्य ताकि हम ज़्यादातर स्वतंत्रताओं का लाभ ले सकें। हमने राज्य के अधिकार हैं, उनकी परिधि को तय किया है या सीमित किया है अपनी स्वतंत्रता के संदर्भ में। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक पॉजिटिव कंसेप्शन है लिबर्टी का जिसके द्योतक टी.एच. ग्रीन माने गए हैं। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट या सकारात्मक अवधारणा स्वतंत्रता की कहती है कि जो मिल्टन फ्रीडमैन से कुछ हद तक जुड़ी हुई है कि कौन स्वतंत्र है? अगर कोई नशेड़ी है या जो शराब में धुत व्यक्ति है, वो तो खुद ही स्वतंत्र नहीं है क्योंकि उसका विवेक अभी के नशे के अधीन है। या अगर कोई व्यक्ति विकलांग है या कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग है, तो क्या हम उसे पूरी तरह से स्वतंत्र कहेंगे? क्योंकि उसका विवेक असल में एक सामान्य व्यक्ति के जैसा है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता के विषय में आप क्या कहेंगे? तो सकारात्मक अवधारणा स्वतंत्रता की ये कहती है कि इन असामान्य परिस्थितियों के अलावा भी अगर मैं गरीब हूँ या मैं इस मार्केट इकोनॉमी में, इस बाज़ारू व्यवस्था में एक बहुत छोटा-सा व्यक्ति हूँ जो अपने श्रम के आधार पर जीवन यापन किसी प्रकार कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति अपने विवेक का उपभोग कैसे करेगा? या वो व्यक्ति कैसे बेहतर विकल्प चुन पाएगा? जैसे कि एक मूवी का मैं उदाहरण दूँगी। एक बीच में फ़िल्म आई थी नील बटे सन्नाटा। नील बटे सन्नाटा का एक छोटा-सा सीन है जिसमें ये महिला है जो लोगों के घरों में काम करके जीवन यापन कर रही है और इसकी एक बेटी है। ये महिला बहुत महत्वाकांक्षी है और अपनी बेटी से पूछती है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगी? और उसकी बेटी कहती है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो काम वाली बाई की बेटी काम वाली बाई। क्योंकि अब ये एक नकारात्मक
अवधारणा है स्वतंत्रता की। अगर मैं उदारवादी अवधारणा के अनुरूप देखूँ, तो इस लड़की और इस महिला ये दोनों इन दोनों को ही पूर्ण रूप से प्राकृतिक स्वतंत्रताएँ मिली हैं। स्वतंत्रता बोलने की, ये विवेकशील हैं, ये अपने लिए अच्छा और बुरा समझती हैं, ये अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं। पर अब अगर मैं वापस मिल्टन फ्रीडमैन की बात करूँ, तो इनका विवेक कहीं न कहीं इनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से बंधा हुआ है। इनके जीवन के लक्ष्य कहीं न कहीं इनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से बंधे हुए हैं, जिनके बियॉन्ड जिनके परे जाकर ये अपने लिए एक बेहतर जीवन की परिकल्पना कर पाने में असमर्थ हैं। जैसे कि एक किसान ये नहीं सोच पाता कि उसका बेटा एक दिन एक बड़ा व्यापारी बनेगा या एक बड़ा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि उसके लिए इंजीनियर जब वो विकल्प मेरे समकक्ष होगा ही नहीं या जब वो विकल्प मेरे समक्ष होगा ही नहीं, तो मैं किस प्रकार से स्वतंत्रता का भोग करूँगी या किस प्रकार स्वतंत्रता को एन्जॉय करूँगी? तो ये है, जब मैं सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करती हूँ, तो अवसरों की जो ये स्वतंत्रता है, इसकी बात टीएच ग्रीन जैसे लोग करते हैं, जहाँ पर वे कहते हैं कि कितने अवसर राज्य उपलब्ध करा पाता है, अपने सभी नागरिकों को समान रूप से, वो तय करेगा कि ये व्यक्ति कितने स्वतंत्र हैं। प्राकृतिक समानताएँ अगर स्वतंत्रता का द्योतक होती या उनका मापक होती या उनका मापदंड होती, तो सही मायनों में हम सभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते। यहाँ पर 2 बातें जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। अगर मैं स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की बात करूँ, तो उदारवादियों में भी हमें 2 कैंप्स देखने को मिलते हैं। 2 कैंप्स यानी कि 2 गुट हैं, जो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। जैसे कि जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, अ जेम्स मिल, हेनरी सैडविक, स्पेंसर, ये सभी वे लोग हैं जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। जब मैं जेएस मिल की बात करती हूँ और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो रॉल्स, डवर्किन, ये सभी वो लोग हैं जो थोड़ा-सा इस सिद्धांत से आगे बढ़ते हैं एंड ये मानते हैं कि प्राकृतिक समानताओं के परे हमें संसाधनों के पुनर्वितरण पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यानी कि प्राकृतिक समानताओं की अगर हम बात करें, तो क्या हम सभी प्राकृतिक रूप से भी समान हैं? मैं एक नारी हूँ, शारीरिक रूप से मैं समान नहीं हूँ। मैं विकलांग हो सकती हूँ, तो प्राकृतिक समानता कहाँ रही? कहीं न कहीं उदारवादी सिद्धांत की जब मैं बात करती हूँ और आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का यही मानना भी होगा कि प्राकृतिक रूप से हम सभी का जन्म एक जैसा हुआ है और उसके बाद हम अपने जीवन लक्ष्यों में या जीवन में क्या प्राप्त करते हैं या क्या अर्जन करते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितनी मेहनत की और हम कितने योग्य हैं। कहीं न कहीं ये प्लेटो की अवधारणा के समान है। जैसे कि प्लेटो एक पाश्चात्य या मैं इसको कहूँ तो ग्रीक अ, फिलॉसफर हैं और प्लेटो ने जो एक सिद्धांत दिया वो कहीं न कहीं उदारवादी प्राकृतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। जहाँ पर प्लेटो ये मानते हैं कि प्राकृतिक रूप से हम सभी कुछ योग्यताओं से परिपूर्ण हैं और इन योग्यताओं के आधार पर राजनैतिक समुदाय में हमारी क्या भूमिका होगी इसका निर्धारण होना चाहिए। और इसी संदर्भ में प्लेटो एक बहुत ही विस्तृत एजुकेशनल स्कीम की बात करते हैं, एक शिक्षक प्रणाली की बात करते हैं, शिक्षण प्रणाली की बात करते हैं, जिसके माध्यम से हर या प्रत्येक सदस्य की भूमिका इस राजनैतिक समुदाय में तय की जाएगी। और यहाँ से वो एक फिलॉसफर किंग की अवधारणा रखते हैं। फिलॉसफर किंग मूलतः वह व्यक्ति है जो समाज में सबसे ज़्यादा योग्य है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक योग्यता के अलावा पॉलिटिकल ट्रेनिंग या राजनैतिक ट्रेनिंग के माध्यम से वो सर्वोच्च पद को धारण करेगा और बाकी सभी सदस्यों की सामाजिक भूमिकाओं का निर्धारण भी करेगा। और इसमें प्लेटो ये भी कहते हैं तो यानी कि प्राकृतिक योग्यताएँ और कहीं न कहीं प्राकृतिक योग्यताओं से उभरी प्राकृतिक असमानताओं का समर्थन प्लेटो करते हैं। और सिर्फ प्लेटो ही नहीं, मैं हॉब्स की बात करूँ, मैं लॉक की बात करूँ, तो ये सभी वो शुरुआती पारंपरिक उदारवादी विचारक थे, जो इन असमानताओं का समर्थन करते थे, क्योंकि इनके लिए योग्यता इम्पोर्टेंट थी, इनके लिए प्रतिस्पर्धा या कॉम्पिटिशन इम्पोर्टेंट है। ये आप में से बहुत सारे
विद्यार्थियों की सोच से तवज्जो रखेगा, जहाँ पर कई बार डिस्कशन के दौरान मेरे विद्यार्थी कहते हैं कि मैम मेरिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट या योग्यता बहुत इम्पोर्टेंट है और योग्यता से ज़्यादा मेहनत, किसने कितनी मेहनत की और कितना अर्जन किया। उदारवाद में ही एक और गुट है जिसको हम बोलते हैं स्वेच्छातंत्रवादी। यानी कि आधुनिक लोकतंत्र में कुछ ऐसे भी विचारक हुए जिन्होंने प्रतिस्पर्धा और योग्यता को बहुत अधिक महत्व दिया। इनमें से मैं कुछ विचारकों की चर्चा करूँगी जिसमें आते हैं नोज़िक, हायेक, ये वो विचारक हैं या अगर मैं चार्ल्स अ डिकेंस की बात करूँ, सॉरी नॉट चार्ल्स डिकेंस, डार्विन की अगर मैं बात करूँ, और डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने कहा था कि अडैप्टेशन अडैप्टेशन का मतलब है कि बहुत तेज़ी से हमारी प्राकृतिक अवस्था में बदलाव हो रहे हैं। नाउ डार्विन एक वैज्ञानिक थे, बट डार्विन की थियरी कहीं न कहीं स्वेच्छातंत्रवादियों की अवधारणा से बहुत मेल खाती है। डार्विन ने कहा था कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो सबसे ज़्यादा इस बदलाव के साथ खुद को ढाल पाएगा, वो हमेशा जीवित रहेगा। अब ये इस बात को एनवायरनमेंट के संदर्भ में कह रहे थे, जैसे कि जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई क्योंकि शायद वातावरण में बदलाव हुआ होगा और नीचे की पत्तियाँ या जलवायु खत्म हो गई होगी। तो ये वो प्रजाति थी या वो स्पीशीज़ थी जो इसलिए बची रह गई क्योंकि उन्होंने पेड़ की ऊपर वाली पत्तियों तक अपनी गर्दन खींची और उन पत्तियों को खाकर वो जीवित रह पाए। तो इससे उन्होंने अडैप्टेशन का सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि जो अडैप्ट कर पाएगा, जो फिट होगा, जो योग्य होगा, वही सर्वाइव करेगा। मैं बात कर रही थी स्वेच्छातंत्रवाद की, और स्वेच्छातंत्रवाद उदारवाद की एक बहुत मूलभूत अवधारणा है, जिसमें हम रॉबर्ट नॉज़िक और हाइक जैसे सिद्धांतकों की बात करते हैं। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फ़ेमस कथन है, जिसको कहते हैं लेट द वीक पेरिश, लेट द बेगर्स गो टू द वॉल। मतलब अगर कोई कमज़ोर है या कोई भिखारी है, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक समुदाय या सामाजिक संरचना में योगदान नहीं दे सकता है, तो वो मर भी जाए तो भी राज्य को बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या राज्य पर इस तरह के व्यक्ति यानी भिखारी, विकलांग, हो सकता है महिलाएँ, या वे लोग जो नशे के अधीन हैं या जो जिन्हें नशे की लत है, वे राज्य में रहने योग्य नहीं हैं। क्योंकि वे किसी प्रकार का योगदान नहीं दे सकते। तो उदारवाद में ही एक ये गुट भी है, जिन्हें स्वेच्छातंत्रवादी या लिबर्टेरियंस कहा गया, जिन्होंने योग्यता को सबसे ज़्यादा मान्यता दी। उन्होंने तो ये तक कहा कि राज्य को टैक्स लेने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर मैंने किसी संपत्ति का अर्जन किया है, तो वो मैंने अपनी योग्यता के माध्यम से किया है और मेरी योग्यता पर राज्य का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मैं उदारवादी परंपरा में ही जब स्वतंत्रता की विभिन्न अवधारणाओं को देखती हूँ, तो 2-3 विचारक मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि जेएस मिल। जेएस मिल ने अपनी कृति ऑन लिबर्टी में कहा कि भई लिबर्टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे या स्वतंत्रता को कैसे डिफाइन करेंगे? और मिल ने कहा कि यहाँ पर 2 तरीके के कृत्य हैं। पहला कृत्य वो जो मेरे जीवन यानी कि व्यक्ति के अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। दूसरा कृत्य वो जिसका प्रभाव बाकी लोगों के जीवन पर पड़ेगा या बाकी सदस्यों के जीवन पर पड़ेगा, जिसे हमने कहा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो हैं जहाँ पर राज्य का कोई इंटरफेरेंस या कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर से मैं वही बात दोहरा रही हूँ, क्योंकि अंततः प्रत्येक व्यक्ति एक विवेकशील व्यक्ति है, वो अपना अच्छा और बुरा जानता है, और अगर वो नशा भी कर रहा है, तो जिसका एक बड़ा छोटा-सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि सिगरेट के पैक पर हम आपको सिगरेट पीने से नहीं रोक सकते, राज्य आपको सिगरेट पीने से नहीं रोकेगा, बट क्योंकि राज्य एक कल्याणकारी राज्य है, तो राज्य आपको ये ज़रूर कहेगा कि आप पब्लिक प्लेसेस पर स्मोक नहीं करेंगे या सार्वजनिक स्थलों पर आप धूम्रपान नहीं करेंगे, क्योंकि आपके धूम्रपान करने से वे लोग जो धूम्रपान नहीं करते हैं, वे भी चपेट में आते हैं। तो आपके शरीर पर आपका पूर्णतः अधिकार है। ये आपका निर्णय है कि आप स्मोक करना चाहते हैं, आप धूम्रपान करना चाहते हैं, या आप नशे का सेवन करना चाहते हैं। बट जब आपका नशे का सेवन न्यूसेंस क्रिएट करेगा या समाज में किसी प्रकार की अनैतिकता को बढ़ावा देगा, अगर आप महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप शोर कर रहे हैं, आप सड़क पर पड़े हुए हैं, तो डेफ़िनिटली राज्य आपको सज़ा देगा।
यानी कि जब तक आपकी लिबर्टी, आपके शरीर, आपके जीवन तक सीमित है, राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा। पर जब आपकी स्वतंत्रता बाकी सदस्यों की स्वतंत्रता के साथ टकराने लगेगी, तब डेफ़िनेटली राज्य आपको सज़ा देगा या आपकी स्वतंत्रताओं पर सीमाएँ लगाएगा या उसको सीमित करेगा। तो ये थे जेएस मिल। जेएस मिल ने तो यहाँ तक कहा कि ये विवेक जिसकी बात उदारवादी करते हैं या जो पारंपरिक उदारवादियों ने जिस तरह से स्वतंत्रता को परिभाषित किया कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। जेएस मिल ने तो ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील नहीं हो सकता, बल्कि एक राजनैतिक समुदाय में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अपने विवेक का प्रयोग सार्थक तरीके से कर पाएँगे। जिसका एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। आज लखनऊ में वोटिंग हो रही है और वोटिंग के संदर्भ में एक सामान्य चर्चा जो हम करते हैं वो ये कि हमने इतना महत्वपूर्ण राजनैतिक अधिकार लोगों को दिया। ये वो अधिकार है जिसके लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देशों ने संग्राम लड़े या बहुत सारे देशों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इंक्लूडिंग इंडिया या भारत की भी अगर मैं बात करूँ। पर जब हमने ये अधिकार लोगों को दिया, तो क्या लोग अपने चयन के इस अधिकार को या मतदान के इस अधिकार को विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करते हैं या उसका उपभोग करते हैं? तो आप में से और बहुत सारे लोग ये मानेंगे कि कई बार इस मतदान का उपयोग कास्ट के आधार पर, लिंग के आधार पर, रीजन के आधार पर यानी कि मैं जिस समुदाय से आती हूँ, मैं जिस प्रांत से आती हूँ, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ और अब तो अगर हम बात करें तो हमारे मतदान पैसों के आधार पर भी तय किए जा रहे हैं। तो जेएस मिल इसी की ओर इंगित करते हैं और जेएस मिल कहते हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा इसका एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता। देखिए लिटरेसी यानी पढ़े-लिखे होना और शिक्षित होने में बहुत फ़र्क है। जेएस मिल इसी बात की ओर इंगित करते हैं और जेएस मिल कहते हैं कि बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि स्वतंत्रता के लिए ये स्वतंत्रता बड़ी मूलभूत है, चाहे वो राजनैतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो। पर प्रत्येक व्यक्ति इतना विवेकशील नहीं है कि वो अपनी इस स्वतंत्रता का प्रयोग या उपभोग विवेकपूर्ण तरीके से कर पाए। तो मिल कहते हैं कि ये एक अल्पसंख्यक समुदाय होगा किसी भी समाज में, जो पूरी तरह से विवेकपूर्ण तरीके से निष्पक्ष होकर अपने फ़ेवर में या अपने हित के लिए अपने इस अधिकार या अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर पाएगा। और इसीलिए मिल ने तो ये तक कहा कि राइट टू वोट या जो मतदान का अधिकार है, ये सभी को नहीं मिलना चाहिए या फिर प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए। प्लूरल वोटिंग मतलब जो लोग पढ़े-लिखे हैं वो ज़्यादा वोट दें, जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं उनको वो मतदान का जो अधिकार है वो सीमित हो, वो 1 वोट दें और जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनको 1 से ज़्यादा वोट देने का अधिकार हो, ताकि सही मायनों में प्रजातंत्र या सही मायनों में विवेकपूर्ण राजनैतिक निर्णय लिए जा सकें। तो ये भी उदारवादी परंपरा में स्वतंत्रता की एक परिभाषा है। और जब हम जेएस मिल को पढ़ते हैं तो जेएस मिल ऑन लिबर्टी में एक और बात कहते हैं। जैसे कि जेएस मिल कहते हैं मैं सिगरेट का एग्ज़ाम्पल आपको दे रही थी और मैंने इसमें कहा कि सिगरेट पीने के लिए हम आपको रोक नहीं सकते। तो पहला तो ये कि मैं सार्वजनिक स्थलों पर आपको सिगरेट पीने से या हानिकारक पदार्थों का सेवन करने से रोक दूँगी। दूसरा ये कि मैं कहूँगी कि 18 साल से कम के बच्चे क्योंकि अभी उनका विवेक डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, उनको किसी भी प्रकार की धूम्रपान की सामग्री बेचना किसी सज़ा को या कठोर सज़ा को आमंत्रित करेगा। तो मैंने इस वर्ग को जो अभी अपने लिए निर्णय ले पाने में या सही निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं है, उसको भी संरक्षित किया। इसका एक तीसरा उदाहरण मैं दे रही हूँ कि आप एक अडल्ट हैं, आप एक वयस्क हैं, आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने में, आप धूम्रपान करना चाहते हैं और ये भी आपका अधिकार है। पर उसके बाद भी राज्य की ये ज़िम्मेदारी है कि राज्य आपको इस विषय में शिक्षित करेगा। कैसे शिक्षित करेगा? तो राज्य ने कानून बनाया कि सिगरेट के पैकेट पे 80% जो एरिया है सिगरेट के पैकेट का, उस पर मैं बहुत ही गंदी तस्वीर डालूँगा या भयावह तस्वीर डालूँगा, ताकि आप सचेत हो जाएँ उसके परिणामों को लेकर। तो कर्क रोग का आपको विज्ञापन सुनने को मिलेगा, कर्क रोग से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको सिगरेट के पैकेट पे मिलेंगी। बट उसके बावजूद अगर आप धूम्रपान करना चाहते हैं, तो राज्य आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत वैयक्तिक स्वतंत्रता है, जिसमें किसी प्रकार का अवरोध या हस्तक्षेप राज्य नहीं करेगा। तो न्यूनतम राज्य की ये जो परिकल्पना है,
ये व्यक्ति के अधिकारों को राज्य के विपरीत या कानूनों के विपरीत परिभाषित करती है। हालाँकि इसमें एक छोटा-सा विचार और है। अ, बेसिकली या अगर मैं मूलतः कहूँ तो मनमानी सरकार के अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्ति पाने के लिए जिस प्रकार स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है, वो हमारी आधुनिक प्रजातंत्र या आधुनिक राज्यों में परिभाषित उदारवादी परिभाषा है स्वतंत्रता की। यानी कि राज्य लोगों के साधन और प्रयोजन तय नहीं करेगा, ये लोग खुद से तय करेंगे। जिसमें धूम्रपान का एक बड़ा सटीक उदाहरण मैंने आपके साथ साझा किया है। अब टीएच ग्रीन की अगर मैं बात करूँ तो टीएच ग्रीन ने हालाँकि मिल की इस अवधारणा की आलोचना की है और टीएच ग्रीन की ये आलोचना इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, उसका बेस या उसका फाउंडेशन या उसकी नींव भी मानी जाती है। जो मैंने आपसे दूसरी बात कही, टीएच ग्रीन का मानना है कि कहीं न कहीं राज्य की ज़िम्मेदारी है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन प्राकृतिक समानताओं से परे विकल्पों का अर्जन करे। यानी कि राज्य की ज़िम्मेदारी है कि अगर मैंने आपको वोट देने का अधिकार दिया है, तो वोट देने के अधिकार के साथ-साथ मैं उस दिन आपको छुट्टी दूँ, ताकि आप अपने जीवन यापन में लिप्त ना रह जाएँ या आप अपनी रोज़ी-रोटी में लिप्त ना रह जाएँ। उस दिन आप समय निकाल पाएँ, अपने इस राजनैतिक अधिकार का उपभोग करने के लिए। एक और फ़िल्म की मैं बात इस संदर्भ में करूँगी, एक फ़िल्म आई थी न्यूटन और न्यूटन उन नक्सलवादी इलाकों पर के संदर्भ को हाइलाइट करती है जहाँ पर वोटिंग होनी है और लोग सुबह-सुबह रोज़गार की तलाश में निकल गए। तो फाइनली शाम तक वोट वोट करने के लिए या वोट डालने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आता है, क्योंकि वोटिंग का जो टाइमिंग है, जो मतदान का जो समय सीमा निर्धारित की गई है, वो उनके श्रम की समय सीमा से बहुत कम है। मज़दूरी करने वाला व्यक्ति सुबह चला गया और शाम को लौट कर आएगा, तब तक मतदान शायद समाप्त हो चुका होगा। तो ये टीएच ग्रीन की अवधारणा है कि अगर मैं एक तरफ आपको वोट या मतदान देने का अधिकार दूँ और दूसरी ओर जब आप मतदान केंद्र जाएँ, तो मतदान केंद्र पर मतदान दूसरे फ्लोर पर हो रहा हो एंड सपोज़ आप 80 साल की वृद्ध महिला हैं, जो इतना ऊपर चढ़कर नहीं जा सकती। मैं आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी या अवसरों की समानता दूँ और मैं कहूँ कि आप सभी इस एग्ज़ामिनेशन हॉल तक आएँगे, पर पता चला कि आप में से एक व्यक्ति ब्लाइंड है या देख नहीं सकता, तो वो कैसे पेपर देगा? या एक बच्चा वो है जो विकलांग है, वो अपनी सीट तक नहीं पहुँच पाएगा, तो वो सेकंड फ्लोर पर चढ़कर कैसे अपना एग्ज़ाम देगा? या वो महिला जो 80 साल की है या जो वो महिला जो सुन या बोल नहीं सकती, वो महिला जो देख नहीं सकती, तो वो ईवीएम मशीन पर अपना मतदान कैसे देगी? तो ये क्या है? मैंने आपको समानताओं के अवसर तो दिए, बट इन अवसरों का उपभोग करने के लिए मुझे अतिरिक्त और सुअवसर क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आप उनका उपभोग कर पाएँ। मैं एक बड़ा हॉस्पिटल बना दूँ, पर उस हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए सड़कें ना हों। एक फ़िल्म आई थी माझी, तो माझी इसी एक पुरुष की कहानी है, जहाँ पर सिर्फ़ एक पहाड़ बीच में होने की वजह से मेडिकल सर्विसेज़ या चिकित्सा सुविधाएँ ये गाँव के लोग मुहैया नहीं कर पाते या वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ये है टीएच ग्रीन की अवधारणा जब वो जेएस मिल की अवधारणा की आलोचना करते हैं, कि आप किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? मेरे पास अवसर हैं, बट उन अवसरों तक पहुँचने के लिए भी या उन अधिकारों का उपभोग करने के लिए, उन स्वतंत्रताओं का उपभोग करने के लिए भी मुझे अतिरिक्त अवसरों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर एक और व्यू है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो है आपका इसाया बर्लिन का कॉन्सेप्ट। इसाया बर्लिन ने स्वतंत्रता के 2 मापकों की बात की है या 2 अतिरिक्त अवधारणाओं की बात की है, जहाँ पे वो कहती हैं नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। ये मूलतः वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, नकारात्मक स्वतंत्रता जैसे कि आपके मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है और सकारात्मक स्वतंत्रता जैसे कि हम टीएच ग्रीन की बात कर रहे थे कि अतिरिक्त सुअवसर जो मुझे मेरी मूलभूत प्राकृतिक स्वतंत्रताओं का उपभोग करने में मदद करेंगी। नाउ अ, स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व को बढ़ावा देना, जो इसाया बर्लिन कहती हैं। व्यक्तित्व को बढ़ावा देना मतलब मेरे निजी विकास को लेकर मेरा आत्मबोध, यानी कि मेरा सजग होना कि मेरा निजी विकास कहाँ है? टीचर बनने में, समाज सेवा करने में या कलेक्टर बन जाने में या राजनीति में। तो ये आत्मबोध होने के साथ-साथ
मैं इस निजी विकास को कैसे परिलक्षित कर पाती हूँ? कैसे मैं अपने जीवन नियोजन को साक्षात कर पाती हूँ? ये एक पॉज़िटिव कंसेप्शन है लिबर्टी का या स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू है, जिसकी ओर इसाया बर्लिन इंगित करते हैं। यानी कि स्वयं के लिए जीवन योजना चुनने का अधिकार। मैं फिर से अगर मिल की बात करूँ, तो मिल तो ये भी कहते हैं जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आखिरी उदाहरण के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। अ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार के रूप में आपको दी गई है। इसके बावजूद हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आए। सूचना का अधिकार अधिनियम हम आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 के तहत क्यों लेकर आए? क्या ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और सुदृढ़ करता है? बिल्कुल। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, लिखने तक सीमित नहीं है। मैं अगर नाटक लिखती हूँ, मैं कविताएँ लिखती हूँ, मैं चर्चाएँ करती हूँ, मैं सामाजिक रूप से अपनी जो भी राजनैतिक अवधारणाएँ हैं, राजनैतिक विचार हैं या सामाजिक आर्थिक विचार हैं, उनको परिलक्षित करती हूँ, उनका निर्देशन करती हूँ, उनका नाट्य रूप से रूपांतरण करती हूँ या मैं आइडल्स बनाती हूँ या मैं पेंटिंग करती हूँ। तो किसी भी प्रकार से जो अभिव्यक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर इस अभिव्यक्ति के लिए ये भी ज़रूरी है कि मुझे वो मूल सूचनाएँ उपलब्ध हों। यानी कि मेरे साथ कहाँ अत्याचार हुआ या मैंने अगर किसी सर्विस के लिए या सरकार के पास या राज्य के पास किसी सुविधा के लिए आवेदन किया, तो वो आवेदन किस स्तर तक पहुँचा और उस आवेदन के बाद मुझे वो सर्विस या मुझे वो योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, ये सूचना मिलना भी मेरा अधिकार होना चाहिए। तभी तो मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मैं पूर्णता से एन्जॉय कर पाऊँगी, पूर्णता से उसका लाभ उठा पाऊँगी। तो जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। ये भी मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर मैं मिल की बात करूँ, वापस मैं इसको जोड़ रही हूँ। मिल ने तो ये भी कहा कि ये विचारों की अभिव्यक्ति और विचारों की प्रतिस्पर्धा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि विचारों में जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, जितना आदान-प्रदान होगा, जितनी चर्चाएँ होंगी, उतना ही हम अल्टीमेट ट्रुथ या उस एकल सत्य की ओर पहुँच पाएँगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। मिल की ही बात को अगर मैं दोहराऊँ और इसके साथ मैं अपनी बात को पूरा करूँ, मिल ने तो ये भी कहा कि अगर 100 में से 99 आवाज़ें फ़ॉर में है, समर्थन में है, तो भी वो एक आवाज़ जो हमारे निर्णय के विपरीत है, उसको सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सिर्फ़ वैयक्तिक स्वतंत्रता से नहीं जुड़ी है, अपितु वो कहीं न कहीं हमारे निर्णय के दूसरे पहलू से हमें जोड़ेगी या हमें मिलाएगी। तो हमारे लिए क्योंकि सत्य एक नहीं है, सत्य के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, किसी भी विषय के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं और इन सभी पहलुओं को जानने के लिए ताकि हम किसी पहलू से अनभिज्ञ ना रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्पर्धा हो चर्चा की, अभिव्यक्ति की। तो स्वतंत्रता को उन्होंने इतने विस्तृत रूप से परिभाषित किया है। मिल और इसाया बर्लिन के बाद अगर मैं मार्क्सवाद की बात करूँ, मार्क्सवाद स्वतंत्रता को बाज़ारी व्यवस्था में या आधुनिक मार्केट इकोनॉमी में परिभाषित करते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवादी समाज में इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि पूंजीवादी समाज में श्रम से स्वतंत्रता को जोड़ा गया है और कहीं न कहीं मटीरियल एस्पेक्ट या जो भौतिक पक्ष है एक बाज़ारीकरण का या इस बाज़ारी व्यवस्था का, वो व्यक्ति को अलगाववाद की ओर लेकर जाता है, व्यक्ति को उसकी रचनात्मकता से अलग कर देता है, व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर देता है और व्यक्ति इस इस अ, बाज़ारी व्यवस्था में एक पुर्ज़ा बनकर रह जाता है। उनका मानना है कि कहीं न कहीं स्वतंत्रता रचनात्मक व्यक्तित्व के विकास में निहित होती है और रचनात्मकता पूंजीवाद की पहली विक्टिम है या सबसे पहले रचनात्मकता पूंजीवाद छीन लेता है।
कार्ल मार्क्स ने 1844 में एक बहुत इम्पोर्टेंट कृति लिखी थी जिसका नाम था इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, जिसमें वो बात करते हैं कि कैसे बाज़ारीकरण व्यक्ति को अमानवीय बना रहा है। हम अपनी संवेदनाओं से बहुत दूर जा रहे हैं। वहाँ हम उत्पादन के साधन मात्र के रूप में निरंतर कार्य कर रहे हैं, बट ना तो उत्पादन का उत्पाद हमें मिलेगा, ना तो हमाशे हमारे श्रम का सही मूल्य हमें मिलता है, ना ही उसमें हमारी रचनात्मकता की कोई आवश्यकता है। जैसे कि एक लेबरर, एक श्रमिक जब एक फैक्ट्री सिस्टम में काम करता है, तो उस फैक्ट्री में उसे मात्र उस मशीन की ज़रूरत को पूरा करना है और वो उस मशीन की ज़रूरत है। पर वो स्वयं उस फैक्ट्री से उत्पन्न होने वाले उत्पादन को खरीद पाने में सामर्थ्यवान नहीं है। ना ही उसकी रचना का वहाँ या रचना की वहाँ कोई भूमिका है, ना ही उसकी संवेदना। अगर उसे 8 घंटे खड़े होकर उस मशीन पे काम करना है तो करना है। वो बीमार हो, स्वस्थ हो, इससे इसका कोई लेना-देना नहीं है। वो अमानवीय हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक टारगेट है जो उसको कंप्लीट करना है या पूरा करना है, और इन लक्ष्यों को पूरा करते-करते वो इस समूची बाज़ारी व्यवस्था में मात्र एक श्रमिक का काम करता रह जाता है और एक श्रमिक का रिश्ता रिश्ता दूसरे श्रमिक से मात्र श्रम का रह जाता है। श्रम के बियॉन्ड या उसके परे किसी भी प्रकार का मानवीय संबंध इस पूंजीवादी व्यवस्था का ग्रास बन जाता है। तो ये मार्क्स का कहना है। अगर मैं इसमें आगे बात करूँ तो हर्बर्ट मार्क्यूज़ एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतक हुए हैं। हर्बर्ट मार्क्यूज़ ने अपनी एक कृति लिखी थी वन डायमेंशनल मैन, और हर्बर्ट मार्क्यूज़ कहते हैं कि कहीं न कहीं मानव का एक ही पहलू है जो इस समूची व्यवस्था में उभर कर आता है, और वो है भौतिकवाद। और ये जो भौतिकतावादी पहलू है, ये मानवीय जीवन के बाकी सभी पहलुओं को ओवरशैडो करता है या उसको डोमिनेट करने लगता है। यानी कि हम अपने विकास को या अपने संबंधों को भौतिक दृष्टि से देखने लगते हैं। मेरा विकास, अगर मेरे पास कार आ जाए, एक बड़ा घर आ जाए, बड़े घर के बाद मैं एक बड़े पद पर पहुँच जाऊँ, 4 लोग हों जो मेरे लिए गेट खोल सकें, मेरे पास ये-ये सुविधाएँ हों, तो मैं भौतिकतावाद की दृष्टि से एक्सक्यूज़ मी, अपने समूचे जीवन को परिभाषित करने लगती हूँ। तो हर्बर्ट मार्क्यूज़ कहते हैं कि ये जो वन डायमेंशनल मैन, यानी ये जो भौतिकतावादी दृष्टिकोण है पूंजीवाद का, ये अपने आप में स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और किसी भी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में या औद्योगिक समाज में ये एक सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव है, जो मानव को मानव से या मानवीयता से दूर करता है। इसी से जुड़ा स्वतंत्रता से जुड़ा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम है और जो हमारी चौथी इकाई है, वो है हमारा समानता का सिद्धांत। समानता में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगी। पहला है द कांसेप्ट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी, यानी औपचारिक समानता का सिद्धांत। जहाँ पर मैं फिर से हॉपस्टॉक रूसो की बात करती हूँ, जब वे कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से हम सभी समान हैं। तो इसीलिए, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम सभी समान हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जो अधिकार हैं वो भी प्राकृतिक हैं और हमारी समानताएँ, स्वतंत्रताएँ भी प्राकृतिक हैं। जब मैं लॉक की बात करती हूँ तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन 3 अधिकारों की वे बात करते हैं, और 3 समानताओं की बात भी वो इसी आधार पर करते हैं, और ये मुख्य अवधारणा बनती है राजनीतिक चिंतन की। यानी कि जब मैं औपचारिक समानता के सिद्धांत की बात करती हूँ, यानी कि फॉर्मल इक्वालिटी, तो बेसिकली या इसको मैं कहूँ नैसर्गिक समानता का सिद्धांत। तो यहाँ पर 2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो आपने सुना होगा। एक है विधि संगत समानता अथवा कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत। यानी कि जब राज्य ने कानून की अवधारणा रखी, या जब मैंने सामाजिक संबंध में या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जब हमने कानूनों की नींव रखी, तो हमने ये माना कि उस राजनैतिक समुदाय का प्रत्येक सदस्य इन बनाए गए कानूनों के लिए या कानूनों के समकक्ष समान रूप से देखा जाएगा, या कानून सभी के लिए समान होगा। यहाँ पर 2 बातें मैं कहूँगी। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ब्रिटिश संदर्भ से आता है, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जूरिस्ट या विधिकार हुए हैं जिनका नाम है एवी डाइसी। उन्होंने रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट रखा, यानी कि कानून सर्वोपरि हो, क्योंकि कानून ही समानता का सबसे बड़ा मापक या द्योतक हो सकता है। कानून कहीं न कहीं समानता को जन्म देता है,
या समानता सुनिश्चित कर सकता है, पर कानून के समकक्ष सभी लोग समान होंगे और कानून के लिए सभी लोग समान होंगे। यहाँ पर 2 तरीके की अवधारणा रखी गई। पहला तो अगर मैं भारत का उदाहरण दूँ, तो हम सभी के लिए कानून बराबर हैं। चाहे मैं हूँ, आप हों या कोई भी चुना हुआ राजनैतिक प्रत्याशी। अगर हम में से कोई भी क्राइम करता है या कानून की अवहेलना करता है या कानून तोड़ता है या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसकी डिग्निटी, उसके सम्मान की है ना, के साथ हस्तक्षेप करता है, तो वो कुछ सज़ाओं को आमंत्रित करेगा। तो इसको हमने बोला राइट टू इक्वालिटी सॉरी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज़। प्लस सभी को समान रूप से कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा, यानी कि वो आप हों या मैं हूँ। अगर हमारे मौलिक अधिकारों में ये लिखा गया है कि मुझे हिरासत में लेने से पहले मुझे ये बताया जाएगा कि मेरा जुर्म क्या है, तो ये मेरे लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, आपकी टीचर के लिए, सभी के लिए समान अधिकार है। मुझे 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के समकक्ष प्रेज़ेंट किया जाएगा ताकि वो ये निर्धारण कर सके कि मुझे हिरासत में रखा जाना चाहिए अथवा नहीं, या मेरी गलती क्या है, या मैंने कौन-सा कानून तोड़ा है। इसके अलावा कानून के समक्ष मुझे एक न्यायिक मदद की जो अपील है वो करने का अधिकार है, और अगर मैं ये कर पाने में असमर्थ हूँ तो ये राज्य की ज़िम्मेदारी है कि मुझे एक वैधानिक प्रतिनिधि वकील के रूप में या सरकारी वकील के रूप में सुनिश्चित कराए। यानी कि मेरे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है, हर प्रकार से। वो चाहे आप हो या मैं हूँ, आप बहुत समृद्ध परिवार से हों या मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, हम सभी के लिए वो अधिकार बराबर हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि क्या हम सभी सामाजिक रूप से बराबर हैं? इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ आपके इनकम टैक्स का। यानी कि समान संदर्भ में समान कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन 10 लाख के बीच कमाने वाले सभी लोग 10% टैक्स देंगे, 10 लाख से 15 लाख कमाने वाले सभी लोग 15% टैक्स देंगे। यानी कि समान संदर्भ में समान कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन का क्रियान्वयन या का अ, पालन, यानी कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम असमानता का समर्थन कर रहे हैं। बट क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम सभी असमान हैं, सामाजिक रूप से हम सभी असमान हैं, आर्थिक रूप से हम सभी असमान हैं, इसीलिए कानूनों के माध्यम से हमने समानता लाने का प्रयास किया है। अब जब मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे 2 तरीके की इक्वालिटी की बात होती है, एक है प्रोसीजरल, एक है सब्सटैंटिव। नाउ व्हाट इज़ प्रोसीजरल एंड व्हाट इज़ सब्सटैंटिव? प्रोसीजरल मतलब प्रक्रियात्मक एंड सब्सटैंटिव मतलब मूल। प्रक्रियात्मक समानता का अर्थ है कि मैंने आप सभी को या राज्य ने आप सभी को ये अधिकार दिया है कि आप सभी सरकारी नौकरियों के लिए समान रूप से आवेदन कर सकते हैं। ये हुई प्रोसीजरल इक्वालिटी। प्रोसीजरल इक्वालिटी मतलब प्रक्रिया के रूप से आप सभी राज्य की नज़र में समान हैं, क्योंकि आप सभी राज्य के सदस्य हैं। अब अगर मैं इसमें आगे जाऊँ, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग समृद्ध वर्ग से थे, जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने आए, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग ले रहे थे, आप एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़कर आए थे, आप 2 साल की उम्र से लगातार स्कूल जा रहे थे, आप हर किताब खरीद सकते थे, आप उस समृद्ध वर्ग से थे, जो ऑलरेडी बहुत समृद्ध पोस्ट या राज्य में बहुत प्रभावशाली पदों से आ रहा है। आपके लिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत आसान है। अब मैं दूसरी ओर देखती हूँ, हमने कहा कि ऐसा करते हैं, जब हम फीस रखेंगे तो महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं होगी। महिलाओं के लिए हमारी कट ऑफ या हमारी जो एग्ज़ाम उत्तीर्ण करने की जो मापक है, वो भी थोड़ा नीचे होगा। हमने कहा कि इसके अलावा हमारे पास समाज में कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, जिन्हें हम थोड़ी अतिरिक्त मदद देंगे, ताकि वे भी समान अवसरों का लाभ उठा पाएँ। अवसर समान है, बट हमने उन्हें थोड़ी-सी मदद की और हमने कहा कि आपके लिए कुछ रिज़र्वेशन रहेगा, आपके लिए कुछ आरक्षण रहेगा, या आपके लिए जो कट ऑफ है, जिस पर आपको उत्तीर्ण करनी है वो परीक्षा, वो थोड़ा-सा कम रहेगा। तो ये क्या है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी यानी मूलभूत समानता। मूलभूत समानता मतलब
इसको आप 2 तरीके से समझिए। जब मैं प्रक्रियात्मक समानता की बात करती हूँ, तो मैंने प्रक्रिया के रूप में आप सभी को समानता दी। राज्य ने प्रक्रियात्मक तौर पर सभी को समानता प्रदान की। प्रक्रियात्मक तौर पर का अर्थ है कि कानूनी व्यवस्था आप सभी के लिए बराबर है, आप सभी के लिए वे अवसर उसी प्रकार उपलब्ध हैं जैसे बाकी लोगों के लिए। बट जब मैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करती हूँ, तो मैं यहाँ पर अवसरों की समानता के परे जाकर इक्वालिटी ऑफ आउटकम, यानी कि मेरा जो फाइनल रिजल्ट है, उसमें भी तो मुझे समानता देखने को मिले। तो जब मैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात कर रही हूँ, इक्वालिटी ऑफ आउटकम मतलब जब परिणामों की समानता, जब फाइनली मेरे पास रिजल्ट आया, तो यूपीएससी के रिजल्ट में मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास 50% महिलाएं हों जो कलेक्टर बने, मेरे पास कम से कम 27% पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी हों जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, या मेरे पास कम से कम कुछ प्रतिशत एससी एसटी कम्युनिटीज भी हों, पिछड़े वर्ग हों जो कलेक्टर बने। क्योंकि जब मैं सिर्फ योग्यता के आधार पर अवसर दे रही हूँ, तो वो योग्यताएं प्राकृतिक नहीं हैं। जब हम इक्वालिटी ऑफ आउटकम की बात करते हैं या परिणामों की समानता की बात करते हैं, तो वो ये मानता है कि हमारी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हमारे अवसरों की असमानता के समकक्ष अवरोध उत्पन्न करती हैं। मेरे पास ये अवसर तो है कि मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ पाऊँ, पर क्योंकि मैं लड़की हूँ, यहाँ पर नारीवाद में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक नारीवादी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसका नाम है सूज़न ओक। सूज़न ओक कहती हैं कि कहीं न कहीं परिवार में जो निर्णय लेने की क्षमता है या जो निर्णय लेने का अधिकार है, वो महिलाओं के पास है ही नहीं। तो आप उदारवादी संरचना में या समानता को परिभाषित कर रहे हैं, वो हमारी सामाजिक संरचनाओं में कहीं बहुत भीतर धसी हुई है। हमारी सामाजिक संरचना में आप कितना भी कहें कि हमने महिलाओं को आरक्षण भी दे दिया, हमने महिलाओं को समान अवसर भी दे दिया, पर अगर महिला वहाँ तक जाएगी ही नहीं, तो वो परिणामों की समानता या अवसरों की समानता से कैसे लाभान्वित होगी? अगर हम ये तय करते हैं कि बेटी और बेटे में से बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा और बेटी हिंदी मीडियम स्कूल में क्योंकि उसकी शादी होनी है, या बेटी अभी घर का काम करेगी, सीखेगी, बेटे को तो आगे चलकर नौकरी करनी है, या हम ये तय करते हैं कि बेटी आईएएस नहीं देगी या बेटी बैंकिंग की नौकरी नहीं करेगी या पुलिस की नौकरी नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो सिपाही बनेगी तो उससे कौन शादी करेगा? तो कहीं न कहीं आपने अवसरों की समानता और परिणामों की समानता दोनों से उस नारी को वंचित कर दिया। तो ये है वो सामाजिक संरचना जो कहीं न कहीं हमारे परिणामों की समानता को प्रभावित करती है। तो अवसरों की समानता एक उदारवादी संकल्पना है, परिणामों की समानता भी उदारवादी संकल्पना है, पर परिणामों की समानता कहीं न कहीं एक कल्याणकारी राज्य की बात करती है। कल्याणकारी राज्य से ज़्यादा वो इस राज्य को और आगे लेकर जाती है, और यहाँ पर एक विवाद उत्पन्न होता है, जब पारंपरिक उदारवादी कहते हैं कि कहीं न कहीं जब आप परिणामों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो आप परिणामों की समानता की बात करते हैं, तो आप स्वतंत्रता के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्योंकि परिणामों की समानता कहीं न कहीं राज्य को आपके निजी जीवन में और हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य करेगी। कहीं न कहीं राज्य को बाध्य करेगी कि वो एक बड़े समुदाय के स्वतंत्रताओं को कुचल दे, ताकि इस इन वर्गों की स्वतंत्रताओं को साक्षात किया जा सके, उन्हें समान अधिकार दिए जा सकें, उन्हें एक समान परिधि में लाया जा सके। तो ये है सब्सटैंटिव इक्वालिटी या मूल समानता का सिद्धांत और अवसरों की समानता, जिसको हमने बोला प्रक्रियात्मक समानता। प्रक्रियात्मक समानता से परिणामों की समानता तक का जो सफ़र है, वो बड़ा मुश्किल है और वो बड़ा कठिनाइयों भरा है। यानी कि मैं अब अगर बात करूँ, कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं अपनी बात को रखूँगी। अरेबिया की अगर मैं बात करूँ, तो अरबी देशों में महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार बहुत बाद में मिला। अगर मैं यूरोप की ही बात करूँ, तो मतदान का अधिकार बहुत सारे यूरोपीय देशों में भारत के भी बाद मिला महिलाओं को। यानी कि प्रक्रियात्मक तौर पर आपने बहुत सारे अधिकार अपने लोगों को दिए, अपने नागरिकों को दिए, बट मूलभूत समानता आप सुनिश्चित नहीं कर पाए। यहाँ पर 2 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है रॉल्स और दूसरा है ड्वर्किन।
रॉल्स और ड्वर्किन दोनों ही उदारवादी हैं, पर इन्होंने स्वतंत्रता और समानता को संसाधनों से जोड़ा है। मार्क्स भी इसे संसाधनों से जोड़ते हैं। संसाधनों से जोड़ना मतलब संसाधन कहीं न कहीं समानता और स्वतंत्रता के सूचक हैं। या उसे सुनिश्चित करते हैं। तो यदि आप समाज में समानता लाना चाहते हैं या राज्य समानता लाना चाहता है, तो संसाधनों का जो प्राकृतिक वितरण है, उसे फिर से वितरित करना पड़ेगा। तो ये जो पुनर्वितरण का सिद्धांत है, ये रॉल्स ने दिया। डॉर्किन ने इसका समर्थन किया। रॉल्स ने कहा कि कहीं न कहीं समाज में उपलब्ध संसाधनों का पुनर्वितरण करने के बाद ही हम समानता ला पाएँगे और उसके बाद भी रॉल्स मानते हैं कि ये समानता अपने आप में एब्सोल्यूट या पूर्ण नहीं होगी, पर कहीं न कहीं ये समानता नैतिक होगी, मॉरली, यानी कि नैतिक रूप से आपके पास कम क्यों हो और मेरे पास इतना ज़्यादा क्यों हो? नैतिक रूप से विश्व के 80% लोग 20% संसाधनों पर जीवन निर्वाह क्यों करें और विश्व के 20% लोग 80% संसाधनों का उपभोग क्यों करें? रॉल्स कहते हैं कि इन संसाधनों का पुनर्वितरण सिर्फ व्यक्तियों के बीच में नहीं, और ये प्रक्रियात्मक सिर्फ नहीं हो सकता, ये परिणामों की समानता से जुड़ा है। अल्टीमेटली जितना कैटेगराइजेशन है गरीब और अमीर का, विकसित अविकसित देशों का, विकासशील देशों का, ये संसाधनों से ही तो जुड़ा हुआ है। तो अगर हम आगे बढ़े, तो मार्क्सवादी विचारक कहते हैं कि संसाधन और उत्पादन के संसाधनों पर कौन नियंत्रण करेगा, ये निर्धारित करता है कि समानता कहाँ निहित होगी। मार्क्सवादी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादियों का मानना है कि कहीं न कहीं पूंजीवादी समाज या पूंजीवादी सभ्यता या पूंजीवादी व्यवस्था अपने आप में असमानता की द्योतक है, असमानता को जन्म देती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था का अंत ही समानता की शुरुआत होगी। वे कहते हैं कि जब ये सारा या समूचा श्रमिक वर्ग उत्पादन के इन संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा, तब वो समानता की नींव रखेगा। यानी कि जब ये मेजॉरिटी या सर्वहारा वर्ग इन संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा, तब एक ऐसे राज्य का जन्म होगा जो समानता को जन्म दे पाएगा। मार्क्सवादी कहते हैं कि यहाँ से एक साम्यवादी राज्य की नींव रखी जाएगी। साम्यवादी राज्य जहाँ पर न तो राज्य की आवश्यकता होगी, जहाँ ना वर्ग होंगे, जहाँ ना कोई समृद्ध होगा, ना कोई गरीब होगा, जहाँ अवसरों की समानता ऑटोमैटिकली सुनिश्चित किया की जा सकेगी, जहाँ प्रक्रियात्मक समानता और अवसरों की समानता या परिणामों की समानता के बीच ये द्वंद्व नहीं रहेगा, जहाँ पर हम समानता के साथ-साथ पूर्ण स्वतंत्रता को भी प्राप्त कर पाएँगे। तो एक आखिरी बात और आखिरी प्रश्न जिसके साथ मैं अपने इस सत्र का अंत करूँगी। तो क्या हम ये मानेंगे कि स्वतंत्रता और समानता एक-दूसरे की पूरक हैं? या हम ये मानेंगे कि स्वतंत्रता और समानता एक-दूसरे के विरुद्ध हैं? बहुत सारे विचारकों ने ये माना, जैसे कि जब मैंने हायेक की बात की या जब मैंने स्वेच्छातंत्रवादियों की बात की, जब मैं नोज़िक की बात करती हूँ, तो वो कहते हैं कि कहीं न कहीं जब राज्य परिणामों की समानता लाने का प्रयास करेगा, तो वो दबाव डालेगा, मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, जैसे कि इंदिरा साहनी केस का मैं ज़िक्र करूँगी भारतीय संदर्भ में, या रिज़र्वेशन को लेकर लगातार इधर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कुछ जजमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनका ज़िक्र करूँगी, जहाँ पर ये कहा गया कि योग्यता क्या आधार होनी चाहिए किसी भी प्रकार के प्रमोशन का, या योग्यता के अतिरिक्त सामाजिक संरचना या सामाजिक असमानता भी इसका आधार होना चाहिए। तो मैं इसके साथ अंत करूँगी कि स्वतंत्रता और समानता ये एक-दूसरे के पूरक हैं, एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं, और ये दोनों ही अवधारणाएँ किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की मूलभूत अवधारणाएँ हैं, जिनके बिना हम अब अधिकारों की या बाकी अवधारणाओं की कल्पना नहीं कर सकते।
थैंक यू सो मच। आज हमने ब्लॉक 2 या खंड 2 की इकाई 3 और 4 पर फ़ोकस किया था, उस पर चर्चा की थी। अगले सत्र में हम बाकी अवधारणाओं और मूल्यों पर चर्चा करेंगे। अ, इसके साथ ही धन्यवाद। मैं डॉक्टर शिखा, आपसे अगले सत्र में मुलाकात होगी।